सर वो oogenesis चल रहा था। नहीं बच्चों, oogenesis तो मुझे लग रहा है मैंने फिनिश कर दिया। हाँ सर वही। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें। कितने बच्चे हैं? सर 3। इतना कम? चलो, तो मैं कुछ चीजें एक्चुअली oogenesis में कुछ चीजें मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की पढ़ा दी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेसिकली साइक्लिक इवेंट्स है, ऑल इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिटवीन taking place between beginning of one menstrual cycle। एक मिनट, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो रहा है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल to the next one, जितने भी इवेंट्स हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जितने भी इवेंट्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरेशन अगर इसका देखा जाए तो ये नॉर्मल हेल्दी फीमेल में 28 to 29 डेज का हो। ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको आप 4 फेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी ये 28 to 29 डेज हैं इस पूरे के पूरे साइक्लिकल इवेंट्स को आप 4 फेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इन 4 फेजेस को देखते हैं। ये मैंने लिखा दिया है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनॉर्क। जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो मेनॉर्क से लेके मेनोपॉज के बीच का ड्यूरेशन है, दैट विल बी रिप्रोडक्टिव एज। ओके, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मैंने बोला कि 28 to 29 डेज है। यहाँ पे आपको 4 फेजेस देखने को मिलेंगे, 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। चलो, फर्स्ट वन इज बिगिनिंग में जो सबसे पहला है वो है मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल। दूसरा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद है फॉलिक्यूलर फेज। ये बच्चे कौन सा है? प्रोलिफरेटिव। follicular और folliculative सेम। follicular और folliculative। इसके बाद ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और लास्ट वन ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। सो 4th फेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल फेज है वो 3 to 5 डेज। अच्छा, 1 मिनट ज्यादा सा होल्ड करना, 1 मिनट मुझे देना।
हेलो बच्चे, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो 3 to 5 डेज है। इसके बाद सेकंड है वो आपका हो जाएगा 16 to 30, सॉरी 6 to, अगर आप फिफ्थ के बाद ले रहे हो 13 डे, और अगर थर्ड के बाद ले रहे हो तो यहाँ पे फोर्थ हो। ठीक है। इसके बाद 14th डे पे, ये 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज होगा, और इसके बाद 14 से 15 से 28 या 29 ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, तो ये आपका जो है क्या कहते हैं ड्यूरेशन मैंने लिख दिया। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान मैं ऊपर लिखूंगा, मेरे पास अच्छा इसमें स्पेस है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, और ये तब होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की इनर लाइनिंग, यूट्रस के इनर लाइनिंग, वो बेसिकली जो है ना डिजनरेट होना स्टार्ट करती है। ठीक है। और डिजनरेट होती है तो वो बेसिकली ब्लीड करता है वेजाइनल फ्लो के फॉर्म में। ठीक है। तो वो फर्स्ट 3 to 5th डेज तक हो रहता है। इसके बाद जब ये ब्लीडिंग वाला टाइम ओवर हो जाएगा तो पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है क्या कहते हैं एम क्या है, वहां पे तो फर्टिलाइजेशन करके इम्प्लांटेशन है, बेसिकली उसका एम है रिप्रोडक्शन करना। ठीक है। तो वो अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करेगी ताकि वो रिप्रोडक्शन के लिए जो है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है इम्प्लांटेशन के लिए वो फुलफिल की जा सके। तो ये जो फॉलिक्यूलर फेज है, फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तो बेसिकली जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से निकलेगी और वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेगी, वो आगे की तरफ माइग्रेट करेगी। किधर की तरफ, जो है क्या कहते हैं एम्पुला की तरफ। उसके पहले फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा, पहले फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होगा, फिर वो एम्पुला की तरफ माइग्रेट करेगा। ठीक है। उसी दौरान इसको प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग, ये फिर से ग्रो करेगी अपने आप को। प्रोजेस्टेरॉन जो इस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन है, बेसिकली इस्ट्रोजन बेसिकली इसको फिर से यहाँ पे ग्रोथ होगी ताकि वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो सके। ठीक है। इसके बाद ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte से वो जो बेसिकली फॉलिकुलर जो वो है जो फॉलिकल्स है, उस फॉलिकल से, ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओवम का या सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना, ठीक है, वो ओव्यूलेटरी फेज कहला रहा है। ये 14th डे पे होगा, ये 14th डे पे, और इसके बाद फिर ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ल्यूटियल फेज स्टार्ट होगा, और अगर ये फर्टिलाइजेशन इसका होता है तो फिर जो है क्या कहते हैं ल्यूटियल फेज के बाद ये मेंस्ट्रुएशन फेज एब्सेंट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड हो जाएगा, या ये इसका जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट ये जो फेज आएगा इसके बाद नेक्स्ट वाले में आएगा ना, इसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले का, तो ये मेंस्ट्रुअल फेज एब्सेंट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मेंस्ट्रुएशन फेज फिर से होगा, ये फिर से होगा। जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो फिर से डिग्रेड करेगी, वो फिर से डिग्रेड करेगी। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको जो है क्या कहते हैं हम आगे और देखते हैं। यहाँ पे तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इस फॉलिकुलर फेज में जरा सा लिख दो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स या मैच्योर फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स। और सेकंड चीज क्या होगी, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो फिर से जो है ग्रो करेगी। ग्रो था एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, आप पूरा लिख लो, मैं बस इतना ही। ठीक है। यहाँ पे जो ओव्यूलेटरी फेज है, ओव्यूलेटरी फेज के दौरान यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन, या आप ये बोल सकते हो रिलीज ऑफ
सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी ओम भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी oocyte में लिख दे। और ल्यूटियल फेज के दौरान बेसिकली कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो इसकी ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अगर तो नहीं हुआ तो ल्यूटियल फेज कंटिन्यू रहेगा, ल्यूटियल फेज के दौरान कुछ हार्मोन्स निकलेंगे फिर वो बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन वगैरह इससे निकलता है, मैं लिख देता हूं। जस्ट एक मिनट, ये इरेज कर दूं बच्चे, ये लास्ट वाले में मुझे कुछ लिखना है, इरेज कर दूं इधर वाला। Yes, sir. तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज पे कॉर्पस ल्यूटियम के यहाँ कहां से बना है कार्पस ल्यूटियम? ये कार्पस ल्यूटियम बना है आपके ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने से, ठीक है। ये क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और ये इसके रिलीज प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका ग्रोथ और बढ़ जाएगी। और जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या कर जाती है, डिजेनरेट कर जाती है। कब? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाएगा और इसी वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, वो डिग्रेड करने लगेगी, ठीक है। तो डिजेनरेट इफ फर्टिलाइजेशन फेल्ड, फर्टिलाइजेशन अगर फेल्ड हुआ तो डिजेनरेट करेगा। और रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग Break करो. स्लो डाउन। और ये चीज किस स्टेज पे होगी, ये किस स्टेज, ये जो चीज हो रही है किस स्टेज पे होगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, सॉरी मेंस्ट्रुएशन के दौरान, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो तो मैं अब आपको हार्मोनल्स कुछ इफेक्ट दिखा देता हूँ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो चलो इसको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये जो भी चीज होता है, जब ओव्यूलेशन वाला फेज है जहां पे आपने ओव्यूलेटरी फेज लिख रखा है, या नेक्स्ट पिक्चर पे ही दिखा देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा दिखाना, नेक्स्ट पिक्चर पे दिखा देते हैं। इधर ये टाइमिंग है या डेज है, डेज। इधर डिफरेंट डिफरेंट वो है, इधर हम बना देते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से एंडो लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख देते हैं ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, हार्मोन। फिर ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं
यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट, बच्चा लगा कि मैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट यहाँ जरा दिखाऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन भी जो गोनाडोट्रोपिन्स है वो बेसिकली रिलीज होते हैं। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन में आपको क्या क्या दिखेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दिखेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दिखेगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे पहले इस वाली जगह को मान लेते हैं कि ये 14 के आसपास 14। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट 3 to 5 डेज, 3 to 5। ठीक है, तो 1 2 3 अब तो ये आपका 0 यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसके बाद आपको 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको यहाँ तक मैं 28 या 29 डेज देता हूँ, आगे का जो भी है। ठीक है, तो पहले तो 5th तक यहाँ तक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये मान के चलना, ये थिकनेस, ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज हो रहा है एंडोमेट्रियम। फिर इसके बाद 5th के बाद से फिर धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट, ये धीरे धीरे करके लाइनिंग जो है क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट करेगी। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट इस तरह से, इस तरह से ये 14th डे तक इस तरह से बढ़ेगी। फिर इसके बाद इसका एब्रप्टली बहुत इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से एब्रप्टली बहुत इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रहा है बच्चे, इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि 14th डे पे ग्रेपियन यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। 14th डे पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी जो ओवम है, सेकेंडरी ओवम वो निकल जाएगा या ओवम निकल जाएगा, और यहाँ पे जो रप्चर्ड फॉलिकल्स है वो क्या बनाएगी, वो रप्चर्ड फॉलिकल्स बनाएगी कार्पस ल्यूटियम। ये क्या बनाएगा बच्चा, कार्पस ल्यूटियम। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या रिलीज करेगा बच्चे, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज करने से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है Yes, कि sir. एंडोमेट्रियल लाइनिंग 14th डे पे जब ओव्यूलेशन हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी, और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने की वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। इसी वजह से आप आपने कभी पढ़ रखा होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। स्टार्टिंग में कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, और जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है तो उस दौरान फिर प्लेसेंटा से रिलीज होता है। ठीक है, और इसका एक और चीज है, एक और हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, वो भी बेसिकली इसको रेगुलेट करता है। चलो, तो ये तो मैंने एंडोमेट्रियल लाइनिंग का आपको बता दिया, मैंने आपको एंडोमेट्रियल लाइनिंग का बता दिया। ओके, अब आते हैं ओवेरियन हार्मोन के बारे में। तो आपको पता है कि ओवेरियन हार्मोन में इनिशियल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है तो उस समय कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन काफी मेंटेन रहता है। इस तरह से यहाँ पे मैं एस्ट्रोजन बना रहा हूँ, थोड़ा सा 14th डे से थोड़ा सा पहले इसका सर्ज स्टार्ट होगा इसका। ठीक है, फिर आपका 14th डे के इस तरह से, या
एक मिनट बच्चे, इसका लास्ट का जरा सा यहाँ पे 2 बार से इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ। प्रोजेस्टेरॉन इसका नीचे चलता रहेगा, और जब ये 14th डे के बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा तब ये बढ़ेगा, फिर थोड़ा बहुत घट सकता है, थोड़ा बहुत घट सकता है। तो ध्यान में रखना, ये जो लाइनिंग है ये, अब ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये वाला तो प्रोजेस्टेरॉन है, ये वाला क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, और ये वाला आपका कौन सा है, एस्ट्रोजन। ऊपर वाली लाइनिंग एस्ट्रोजन, नीचे वाला प्रोजेस्टेरॉन। ये देखो सब 14th, ये वाला जो एस्ट्रोजन है वो तो 14th डे पे वो बहुत ज्यादा, पर जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कब स्टार्ट हुआ ज्यादा, जब ये क्या बन गया, कॉर्पस लूटी। ये क्या है, कॉर्पस लूटी, ठीक है। तो ओवेरियन हार्मोन की स्टोरी मैंने आपको बता दी, ओवेरियन हार्मोन की स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में पहले प्राइमरी फॉलिकल्स, पहले क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब याद करो, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, क्या बना प्राइमरी फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बना बताओ, टर्शियरी फॉलिकल बना, पर मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं बच्चे, क्योंकि मैंने स्पेस कम कर लिया आपने। चलो अच्छा बना देता हूं। ये आपका टर्शियरी फॉलिकल हो गया, और ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स के बीच में ये सेकेंडरी वोम है, और यहाँ पे इंटरम इंटरम, ये है ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये है टर्शियरी, ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आपका कार्पस ल्यूटियम है, और ये है सेकेंडरी oocyte या ओवम, बस मैं लिख देता हूं ओवम। हालांकि वो हम बोल नहीं सकते, अब ये सेकेंडरी oocyte है, ये बाद में ओवम में कन्वर्ट होगी जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, बट ठीक है, ठीक है। अब पिट्यूटरी हार्मोन की बात करो, पिट्यूटरी हार्मोन की बात करो, ठीक है। तो एफएसएच और एलएच दो पिट्यूटरी हार्मोन है, एफएसएच और एलएच बेसिकली आपके दो पिट्यूटरी हार्मोन है। ये देखो, ये एलएच का पीक है, इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज या एलएच पीक। कब है ये, 14th डे के आसपास, ठीक है। उसी के इफेक्ट में क्या होता है, उसके इफेक्ट में क्या होता है, ये है एलएच सर्ज के इफेक्ट में ओव्यूलेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओव्यूलेशन किस हार्मोन के उसमें होता है इफेक्ट से, तो वो होता है बेसिकली ओव्यूलेशन, बेसिकली एलएच सर्ज। यहाँ पे लिख सकते हो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मैंने 60 में लिखा ओव्यूलेशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो ये है बेसिकली। तो कोई डाउट है बच्चे अभी तक इसको पढ़ने में तुम्हें, अगर कोई डाउट है तो चलो, अगर कहीं डाउट है तो कार्पस ल्यूटियम किसको मेंटेन करता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, नहीं बच्चे वरना वो अलग बात है, मेन चीज
चीज तो तुम मिस कर गए। कहाँ था, किसकी बात कर रहा था आपसे? कार्पस ल्यूटियम की। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये एक काम तो बोला कि आपने कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। और अगर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती और ग्रो करती और थिक हो जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, एंड दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज एसेंशियल फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो याद रखना कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग कौन बना रहा है? प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से बन रहा है। और किस लिए जरूरत है? इम्प्लांटेशन के लिए बना जरूरत है। अपनी एनसीईआरटी में देखना, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, द कार्पस ल्यूटियम secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium। किसके लिए essential है? maintenance of endometrium के लिए। Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। ठीक है, तो बाकी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। क्या क्या होना है? 14th डे पे LH का पीक आता है। ठीक है, दोनों बेसिकली LH एंड FSH। देखो ये FSH, ये FSH और ये LH, ये किस दिन पीक आ रहा है इनका? 14th डे पे पीक आ रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली एस्ट्रोजन भी अपने पीक पे, ये बोल सकते हो कि उस टाइम पे एस्ट्रोजन भी पीक पे होता है। ये ग्राफ आप याद रखना, हो सकता है कि ये दोनों ग्राफ और ये दोनों ग्राफों को मिला के सारा एक पॉइंट पिक्चर बना दे और कभी आपसे क्वेश्चन पूछे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मुझे जितनी चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी है। अब मैं आपको ले चलूंगा नेक्स्ट इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, जो कि है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आगे चलते हैं। देखिए, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आएंगी इतनी, इसलिए इनको पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा। और एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना। मेरे नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कहाँ पे? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली, इसमें देखो क्या है, ये स्पर्म है इस समय। ठीक है, स्पर्म, और यहाँ पे ओवम है। एज यूजुअली ओवम का जो साइज है दैट विल बी मच लार्जर देन स्पर्म। ओके, और ये अभी जो ओवम है ये किस स्टेज पे, इसको आप क्या बोल रहे हो? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है। किस स्टेज पे अरेस्ट है? बताओ किस स्टेज पे अरेस्ट है? इसका डेवलपमेंट कौन से डिवीजन के कौन से स्टेज पे अरेस्ट है? मेटाफेज 2। अभी तक ये अरेस्टेड है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। मैं सिर्फ मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 का जो मेटाफेज 2 है उस पे अरेस्टेड है। जैसे ही ये स्पर्म एंड ओवा, देखो ये ओवा है, यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती है और यहाँ पे भी एक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों पहले एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सेम स्पीसीज के हैं या नहीं। ठीक है, पहले यहाँ पे प्रोटीन एंटी प्रोटीन इंटरैक्शन होगा, प्रोटीन एंटी प्रोटीन इंटरैक्शन, और वो किस लिए होगा? इंटरैक्शन। ये किस लिए होगा? बेसिकली टू कंफर्म दैट बोथ द गैमेट्स और ऑफ सेम स्पीसीज और नॉट। जब ये पता हो जाएगा कि ये सेम स्पीसीज के हैं तो बेसिकली ये एंटर करेगा इसके अंदर एंटर करेगा। उस दौरान कुछ कुछ रिएक्शंस होंगे। ठीक है, ये ओवम है। ठीक है, ओवन में स्पर्म बेसिकली इस तरह से एंट्री मारेगा। जैसे ही वो एंट्री मारेगा, एक्चुअली इसका जो टिप है किसका,
स्पर्म का, इसका जो टिप है बेसिकली इसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है क्या, ये एक्रोसोम है टिप में, और एक्रोसोम में कुछ भरे हुए हैं एंजाइम्स। क्या भरे हुए हैं? एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्रोसोम में भरे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स भरे हुए हैं यहाँ पे बताओ? अच्छा ये बताओ, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सेकेंडरी ओसाइट है ये, इसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है सेकेंडरी ओसाइट? सर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। क्या बात बता रहे हो? सर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो बच्चे घर में जाके नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं। जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, इसमें से कौन सी सेलुलर लेयर है और कौन सी केमिकल ये सेलुलर? बताओ। बताओ बच्चे, जो जोना पेलुसिडा है बच्चे, अच्छा ये बताओ कौन सी अंदर लेयर प्रेजेंट है और कौन सी बाहर है? इरेज करवाओगे मुझसे अपनी पिक्चर? तो जोना पेलुसिडा अंदर है और कोरोना रेडिएटा बाहर की साइड। तुम लोग ना बच्चे किसी काम के नहीं, जो अंदर वाला लेयर है ये वाला, ठीक है, ये तो है सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन या व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, लाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ, मतलब इस लाइन को छोड़ के, ये जो लाइन है इसको छोड़ के बाकी का जो पार्ट, ठीक है, ये है आपकी कौन सी लेयर? जोना पेलुसिडा। तो ये बेसिकली ए सेलुलर है, केमिकल की बनी, ये क्या है? केमिकल की। और ये जो लेयर है दिस इज कोरोना रेडिएटा, इस सेलुलर कोरोना रेडिएटा। ये कैसे मैं पहले बनाया हुआ सेलुलर लेयर, सेलुलर लेयर, और जो जोना पेलुसिडा है वो केमिकल है, ठीक है, वो केमिकल है। तो ये जो एक्रोसोम है, ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मैं साइड में लिखता हूँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन दोनों लेयर को डाइजेस्ट करते हैं। एक तो कोरोना रेडिएटा में जो सेल्स हैं उनके बीच में hyaluronic एसिड भरा होता है, तो hyaluronidases बेसिकली वो, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, वो, और एक जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम फॉर जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ये सब एंजाइम्स इसके अंदर भरे हुए हैं, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसको जब डाइजेस्ट कर देंगे तो सीधे फिर ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा। ये सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है इसको मैंने बोला व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली इसको टच करेगा, यहाँ पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिपोलराइजेशन। आप ऐसा करो, इसका पिक्चर बना लो,
ठीक है। तो ये जो लेयर है, एक ये लेयर, दूसरी ये लेयर, इन सबको डिजोल्व करने के लिए कौन प्रेजेंट है इन सबको डिजोल्व करने के लिए? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या भरा हुआ है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो उसको डिसॉल्व कर देंगे, तो स्पर्म कहाँ पे पहुंच जाएगा? सेकेंडरी oocyte के पास। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte पे पहुंचेगा, ठीक है, तो ये फ्यूज कर जाएगा। किसके साथ फ्यूज कर जाएगा? ये सेकेंडरी oocyte के साथ। उसी समय दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी? एक तो ये जो अरेस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंडरी जो मियोसिस 2 है वो जाके कंप्लीट, और जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, अब ये सेकेंडरी oocyte नहीं रह जाएगी। क्या कहलाएगी इस समय? ओवम कहलाएगी। ठीक है, इस समय क्या कहलाने लगेगी? ओवम कहलाने लगेगी। साथ में इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे, इस मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे, डिपोलराइज कर जाएगी, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल रिएक्शन। बात समझते जाओ आप, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बताओ। बताओ। वैसे नहीं समझ में आ रहा क्या? हेलो, आ रहा है सर। तो इतना स्लो रिस्पॉन्स कैसे है? चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ये तो बना लिया ना, तो बिगाड़ा मैंने अभी? यस। अच्छा, तो पूरा ही बिगाड़ देता हूँ, और आपको मैं पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, सिर्फ जिसमें क्या है, जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेकेंडरी oocyte की, और ये स्पर्म लगा हुआ है इसके साथ में। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है, अभी इसका मियोसिस 2 क्या है? इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट है। पर जब जैसे ही ये स्पर्म टच करेगा, ठीक है, जैसे ही oocyte को टच करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte है, इस तरह से तो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगी इसमें ओवम, सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट एक मिनट, sperm make contact with secondary oocyte, ठीक है, इसका जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, और वो किसमें चेंज हो जाएगा? ओवम। ठीक है, ओवम। और यहाँ पे बेसिकली इवेंट कौन सा होगा बच्चे? फर्टिलाइजेशन। इवेंट कौन सा होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उस दौरान ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये जो मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली, या व्हाइट लाइट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे दो फिनोमिना होगी, एक होगा डीपोलराइजेशन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा होगा कॉर्टिकल। ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, मैं जस्ट बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है वो बताऊंगा, लिखाऊंगा। अंदर कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स भरे हुए। ठीक है, तो जैसे ही डिपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन का, वो जो ग्रेन्यूल्स है वो इस मेम्ब्रेन के साथ में क्या हो जाते हैं?
टच कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, जिससे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बेसिकली इम्परमिएबल हो जाती है, हार्ड एंड इम्परमिएबल, इम्परमिएबल एंड हार्ड। और उसकी वजह से क्या होता है बच्चे, ये पॉलीस्पर्मी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। मतलब एक से ज्यादा स्पर्म इसके साथ फ्यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो इसकी मेम्ब्रेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो चेंज हो गई है, उसकी करेक्टरिस्टिक में क्या आ गया है, चेंज हो गया है। तो इनकी वजह से ये क्या रोक देगा, ये बेसिकली स्टॉप कर देगा, स्टॉप पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी एक से ज्यादा स्पर्म फ्यूज ना करे, उसको बेसिकली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कई सारे स्पर्म फ्यूज कर सकते थे। पॉलीस्पर्मी को स्टॉप करने के लिए क्या है, डीपोलराइजेशन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। ये जो कॉर्टेक्स है बेसिकली सेकेंडरी oocyte या ओवम का, तो कॉर्टेक्स रीजन में कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं। जब डिपोलराइजेशन होता है तो ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से परमेबिलिटी जो है अफेक्ट होती है और ये हार्ड हो जाती है। और ये बेसिकली क्या रोक देती है, क्या स्टॉप कर देती है, पॉलीस्पर्मी को होने से अवॉइड करती है पॉलीस्पर्मी को होने से। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, चूंकि ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे एक एन ये एक एन इसका, ठीक है, तो ये बन गया 2n, जो कि क्या है बेसिकली जाइगोट। अब ये जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होना है। बट याद रखना कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ पे होता है, अकर एट एम्पलरी स्टमक जंक्शन, एम्पलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है, या एम्पुला भी लिख के आ सकता। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है। और ये जो जाइगोट है ये बेसिकली आपका क्या है, वन सेल है या सिंगल सेल है। इसका होगा, इसमें बहुत ढेर सारे डिवीजन होंगे, जाइगोट में क्या होंगे, बहुत ढेर सारे डिवीजन होंगे। तो ये बताओ, अगर ये कॉपी कर लिया हो तो ये यस सर। अच्छा ये बताओ कि जो हेप्लॉइड ओवम है, सेकेंडरी oocyte के बाद ये जो हेप्लॉइड ओवम है, इसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, ऊटिड। ओके, और एक चीज याद रखना बच्चे कि जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ऑफ oogenesis के दौरान जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है बच्चे, वो अनइक्वल है, ध्यान में रखना। वो कैसे हैं, अनइक्वल है। अनइक्वल से क्या बनते हैं, पोलर बॉडी बनते हैं। और पोलर बॉडी का फेट क्या है, वो डिजेनरेट कर जाता है। पोलर बॉडी का फेट क्या है, वो डिजेनरेट कर जाता है। तो अब जो है क्या कहते हैं, ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट है। जाइगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सा डिवीजन होगा बच्चे, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो ये पहले बनाएगा आपका 2 सेल स्टेज, फिर बनाएगा इसी तरह से 4 सेल बनाएगा, 4 सेल से फिर 8 सेल बनाएगा, 8 सेल से फिर 16 सेल्स बनेंगे, 16 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट स्टार्ट रहा है। कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा बच्चे, ये जो डेवलपमेंट है, मतलब इधर से देखो, ये आपका इस तरह से यूट्रस में इधर से ये एम्पुला है, और ये यहाँ पे, ठीक है,
ये माइग्रेट करता रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा, यही पे उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में माइग्रेट करेगा। मतलब डेवलपमेंट भी स्टार्ट रहेगा और डिवीजन भी, मतलब डिवीजन भी होते चले जाएंगे और इसमें माइग्रेशन भी होता रहेगा, इसका मूवमेंट भी रहेगा। मूवमेंट किसकी तरफ में माइग्रेट करेगा? ये जो जाइगोट है डेवलपिंग, बेसिकली जाइगोट तो अब एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया है, ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टार्ट है यहाँ। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, अभी भी और डेवलपमेंट होगी। तो ये जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है फिलहाल के लिए अभी कहाँ पे हो रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से ये 16 और 32 सेल, इसके बाद ये आ जाएगा 32 सेल स्टेज। तो 16 या 32 या 64 सेल स्टेज पे इसका इम्प्लांटेशन होगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आगे चल के कुछ देर में, ये जो है ना ब्लास्टुला स्टेज होगी। बेसिकली ब्लास्टुला स्टेज होगी और ब्लास्टुला स्टेज के दौरान पे जाइगोट का जो साइज है, ब्लास्टुला तक जो ये साइज है, ये साइज वही है, बस यहाँ पे सेल्स बनती रहेंगी और जो सेल्स बनेगी उनका साइज छोटा होता जाएगा। सेल्स का साइज छोटा होता जाएगा क्योंकि इसका साइज तो कांस्टेंट है। जाइगोट या जो एम्ब्रायो है, इनिशियली एम्ब्रायो का साइज क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? एम्ब्रायो का साइज कांस्टेंट है, सिर्फ किसका का साइज क्या बढ़ रहा है? वहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। एंड दीज नंबर ऑफ सेल्स जो है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, इनको क्या बोल रहे हो? ब्लास्टोमियर। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान स्टार्टिंग में जो जाइगोट या एम्ब्रायो का साइज है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर जो सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, पर ओवरऑल एम्ब्रायो का साइज इंक्रीज। ठीक है, तो 16 सेल स्टेज तक जो सेल्स बन रही हैं, यहां तक ये 16 सेल स्टेज, ठीक है, यहां तक जो इसके अंदर सेल्स बन रही हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। और चूंकि ये स्ट्रक्चर एक सॉलिड बॉल लाइक हो जाती है, ये जो स्ट्रक्चर है एक सॉलिड बॉल लाइक हो जाती है, सॉलिड बॉल लाइक। तो इसका क्या नाम देते हैं बच्चे? क्या बोलते हैं? नाम मैं भूल गया, बताओ मुझे। मलबरी टाइप का सॉलिड बॉल स्टेज होता है, क्या बोलते हैं नाम? मैं भूल गया, हद है। मारूला, इसको कई बार सॉलिड बॉल या मलबरी लाइक बोल देते हैं, कई बार मलबरी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मलबरी स्टेज बोलते हैं। तो 16 सेल्ड स्टेज में, और ये फिर इसका फर्दर स्टेज होगा 32 होगा, फिर 64 होगा। तो 32 to 64 स्टेज पे कहीं पे जाके ये क्या करेगा? अपने आप को इम्प्लांट कराएगा, अपने आप को क्या करेगा? इम्प्लांट कराएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं, अब जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर पे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सर।